पैट्रिक किंग की यह किताब लोगों के बिहेवियर, इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजी को समझने का एक पूरा गाइड है। इसका मेन गोल है लोग क्या सोच रहे हैं ये समझना, भले ही वो बोल न रहे हों। 1. पीपल रीडिंग का असली मतलब। किसी को पढ़ना मतलब उनकी इंटेंशंस, इमोशंस और मोटिव्स समझना। ये माइंड रीडिंग नहीं है, बल्कि ऑब्जर्विंग एनालाइजिंग का स्किल है। लोग जो कहते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है वो कैसे कहते हैं और क्या छुपा रहे हैं। 2. ऑब्जर्वेशन इज़ द फाउंडेशन। पैट्रिक किंग बताता है कि हर चीज़ शुरू होती है ऑब्जर्वेशन से। छोटी छोटी बॉडी मूवमेंट्स नोटिस करना, बोलने के तरीके, पॉज, टोन, चेहरे के एक्सप्रेशंस, ज़रूरत से ज़्यादा या कम रिएक्शंस। ऑब्जर्वेशन द्वारा आप बेसलाइन पहचानते हैं, यानी यह व्यक्ति नॉर्मली कैसा बिहेव करता है। फिर बदलाव दिए गए क्लूज देते हैं। 3. बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। कुछ यूनिवर्सल साइन। क्रॉस किए हुए हाथ या पैर, रक्षा करना, बंद होना। खुले हाथ, ऑनेस्टी। लंबे समय तक आंखें देखना, कॉन्फिडेंस। कोई आंखें देखना, गिल्ट, ऑकवर्डनेस। माइक्रो एक्सप्रेशन, असली फीलिंग्स 1 सेकंड में दिखाई दे जाती हैं। असली ट्रिक है वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज एक ही बात कह रहे हों, तभी उस पर भरोसा करो। 4. इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ। किसी को पढ़ने से पहले अपने इमोशन समझना जरूरी है। बायस हटाओ। गुस्सा, डर, इनसिक्योरिटी फैसले खराब करते हैं। काम माइंड, एक्यूरेट जजमेंट। EQ बढ़ाने से आप इंस्टेंटली समझ सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। 5. द पावर ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग सिर्फ सुनना नहीं है, यह लोगों की टोन, पेस, हेजिटेशन, एक्साइटमेंट को पकड़ना है। इफ समवन बहुत जल्दी बोले नर्वस, बहुत धीरे सोच रहा है, अटक कर बोले कुछ छुपा रहा है, बार बार बात बदल दे अनकंफर्टेबल, गुड लिसनिंग 50% पीपल रीडिंग। 6. व्हाट पीपल वांट, मोटिव्स। हर इंसान 4 चीज़ों से ड्रिवन होता है। 1. सिक्योरिटी। 2. रिकग्निशन, रिस्पेक्ट। 3. कंट्रोल। 4. कंफर्ट। जिस चीज़ की कमी होती है उसका बिहेवियर उसी दिशा में जाता है। मोटिव समझने से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि व्यक्ति आगे क्या करेगा। 7. डार्क साइड मैनिपुलेशन साइन। लोगों को पढ़ने में यह भी जरूरी है कि धोखे वाले संकेत पहचानो। हमेशा स्वीट बोलना, लेकिन एक्शंस अलग, गिल्ट ट्रिप कराना, साइलेंट ट्रीटमेंट, सवालों से बचना, हमेशा खुद को विक्टिम बताना। पैट्रिक किंग कहता है, अगर कोई आपको इमोशनली कंफ्यूज करे, रेड फ्लैग। 8. पर्सनैलिटी टाइप्स। किताब बताती है कि हर व्यक्ति को इन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। डोमिनेंट, लीडर्स, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज। इन्फ्लुएंसर्स, सोशल एक्सप्रेसिव। स्टेडी, काम, लॉयल। कॉन्शियंशियस, डिटेल ओरिएंटेड, केयरफुल। जैसे ही आप समझते हैं कि कोई किस टाइप का है, आप उसके डिसीजंस, रिएक्शंस, एक्सपेक्टेशंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 9. बिहेवियरल पैटर्न्स। लोग बातें झूठ बोल सकते हैं, लेकिन पैटर्न्स कभी झूठ नहीं बोलते। ध्यान दो, वह व्यक्ति कैसा बिहेव करता है अंडर स्ट्रेस, छोटा फायदा मिलने पर उसका बिहेवियर, दूसरों से कैसे बात करता है, आलोचना पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, बाउंड्रीज कैसे हैंडल करता है। इन पैटर्न से आप उनका रियल कैरेक्टर जान लेते हैं। 10वीं रीडिंग पीपल पावर। पैट्रिक किंग का फाइनल मैसेज। यह स्किल आपकी रिलेशनशिप्स, बिजनेस, फ्रेंडशिप और लाइफ में क्लैरिटी देती है। आप गलत लोगों को जल्दी पहचानोगे, सही लोगों को समझोगे, हर सोशल सिचुएशन में एडवांटेज मिलेगा। शॉर्ट समरी, 1 मिनट। रीड पीपल लाइक अ बुक सिखाती है कि किसी इंसान के वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज, इमोशंस, बिहेवियर पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके आप उसकी असली फीलिंग्स और इंटेंशंस जान सकते हैं। यह किताब बिहेवियर रीडिंग को आसान, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ बेस्ड बनाती है। चैप्टर 1, द फाउंडेशंस ऑफ रीडिंग पीपल। चैप्टर 1 पूरी किताब की नींव है।
पैट्रिक किंग बताते हैं कि लोगों को पढ़ना कोई जादू या माइंड रीडिंग नहीं है। यह एक साइंटिफिक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। यह अध्याय सिखाता है कि सबसे पहले आपको सही माइंडसेट, सही अप्रोच और सही ऑब्जर्वेशन मेथड अपनाना पड़ेगा। 1. पीपल रीडिंग का असली मतलब। पैट्रिक किंग शुरुआत में ही बताते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि लोगों को पढ़ना मतलब उनके दिमाग में झांकना। लेकिन असली ट्रूथ ये है, लोगों को पढ़ना उनके वर्ड्स, एक्शंस, रिएक्शंस, बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर पैटर्न्स को समझना। माइंड रीडिंग नहीं, पैटर्न रीडिंग है। बिहेवियर समझकर इंटेंशंस का अंदाज़ा लगाना स्किल है। यानी इंसान जो बोलता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैसा बिहेव कर रहा है। 2. हर इंसान अपने आप को छुपाता है। पैट्रिक किंग लिखते हैं कि इंसान सोशली हमेशा अपने अंदर की फीलिंग्स, इनसिक्योरिटीज और इमोशंस छुपाता रहता है। उदाहरण, कोई दुखी होते हुए भी मुस्कुराता है, कोई गुस्से में भी काम दिखता है, कोई झूठ बोलते हुए भी कॉन्फिडेंट दिखाता है। इसलिए जो दिख रहा है उस पर भरोसा मत करो, जो छुपा हुआ है उसे पकड़ो। 3. ऑब्जर्वेशन है सबसे बड़ा हथियार। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, पीपल रीडिंग स्टार्ट्स विद ऑब्जर्विंग, नॉट जजिंग। ऑब्जर्वेशन का मतलब है किसी के चेहरे के छोटे एक्सप्रेशंस को नोटिस करना, आवाज़ की पिच, टोन और स्पीड समझना, बॉडी पॉस्चर और जेस्चर पढ़ना, उनके नॉर्मल बिहेवियर, बेसलाइन को पहचानना। 4. बेसलाइन समझना ज़रूरी है। ये चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। बेसलाइन व्यक्ति का नॉर्मल बिहेवियर, जैसे कोई नेचुरली मजाकिया है, कोई नेचुरली स्लो बोलता है, कोई नेचुरली कम बोलता है, कोई नेचुरली बहुत एक्सप्रेसिव है। जब आप बेसलाइन समझ लेते हैं तब आपको तुरंत पता चलता है कब वह व्यक्ति लाई बोल रहा है, कब नर्वस है, कब अनकंफर्टेबल है, कब वो एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि बेसलाइन से डेविएशन ही असली क्लू होता है। 5. जजमेंट मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। मोस्ट पीपल बिगेस्ट मिस्टेक, वे पहले ही ओपिनियन बना लेते हैं, फिर वही देखने की कोशिश करते हैं जो वो मानना चाहते हैं। इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं, पहले ऑब्जर्व करो, बाद में समझो। अगर आप जल्दी जज करते हो तो आप सही बात कभी नहीं समझ पाओगे। 6. बिहेवियर ही लैंग्वेज है। लोग अपनी असली फीलिंग्स को बॉडी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं। अगर कोई एंग्शियस है, फालतू मूवमेंट्स करेगा। अगर कोई लाई बोल रहा है, अनइवन ब्रीदिंग। अगर कोई अग्रेसिव है, चेस्ट आगे होगी। अगर कोई इनसिक्योर है, हाथ एक दूसरे को पकड़ेंगे। बिहेवियर अनफिल्टर्ड ट्रूथ है। वर्ड्स फिल्टर्ड ट्रूथ होते हैं। इसलिए बिहेवियर पर भरोसा करो, वर्ड्स पर नहीं। 7. सिग्नल्स हमेशा अकेले नहीं, ग्रुप में पढ़ो। यह भी इम्पॉर्टेंट रूल है। एक साइन कभी भी फाइनल नहीं होता, मल्टीपल साइंस मिलकर कंक्लूजन देते हैं। उदाहरण, अगर कोई आई कांटेक्ट अवॉइड करता है ज़रूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, वो शाय भी हो सकता है। इसलिए बिहेवियर को हमेशा क्लस्टर्स में पढ़ो। 8. कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। पैट्रिक किंग कहते हैं, किसी बिहेवियर को गलत कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना सबसे बड़ी गलती है। उदाहरण, कोई हाथ हिला रहा है क्योंकि ठंड है, न कि नर्वसनेस। कोई तेज़ बोल रहा है क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ है। कोई फ़ोन अवॉइड कर रहा है क्योंकि वो बिजी है, न कि गिल्टी। इसलिए कॉन्टेक्स्ट हमेशा ध्यान में रखो। 9 लोग अपने आप को 3 लेवल्स में दिखाते हैं। 1. पब्लिक पर्सनैलिटी, सबके सामने। 2. प्राइवेट पर्सनैलिटी, दोस्तों के सामने। 3. डीप पर्सनैलिटी, केवल तनाव प्रेशर में बाहर आती है। पीपल रीडिंग का उद्देश्य है डीप पर्सनैलिटी को समझना। 10. इस चैप्टर का अल्टीमेट लेसन। चैप्टर 1 का कंक्लूजन है, लोगों को पढ़ने से पहले अपने माइंड को क्लियर रखो। पहले ऑब्जर्व करो, बाद में समझो। किसी एक साइन से कंक्लूजन मत निकालो। बेसलाइन जानो, कॉन्टेक्स्ट समझो, बिहेवियर पैटर्न्स को पकड़ो। पीपल रीडिंग एक स्लो, केयरफुल साइंटिफिक प्रोसेस है। जो इसे सही तरीके से करता है वही लोगों को एक्यूरेटली समझ पाता है। चैप्टर 2, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। चैप्टर 2 पूरी तरह इस बात पर आधारित है कि लोगों को पढ़ने की असली शुरुआत ऑब्जर्वेशन से होती है,
न कि एनालिसिस से। पैट्रिक किंग बताते हैं कि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन वीक है तो पीपल रीडिंग कभी एक्यूरेट नहीं हो सकती। पहला और सबसे ज़रूरी कदम, पैट्रिक किंग कहते हैं, पीपल रीडिंग इज नॉट अ टैलेंट, इट इज़ एन ऑब्जर्वेशन स्किल। ऑब्जर्वेशन का मतलब है छोटे सरल सिग्नल्स पकड़ना, वो डिटेल्स देखना जो दूसरों की नज़र से छूट जाती हैं, बिहेवियर के पीछे छुपे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना। जो लोग शार्प ऑब्जर्वेशन डेवलप कर लेते हैं वे तुरंत समझ लेते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, कौन ऑनेस्ट है और कौन प्रिटेंडिंग, कौन कॉन्फिडेंट है और कौन इनसिक्योर, कौन जेन्युइन है और कौन मैनिपुलेटिव। 2. ब्रॉडबैंड बनाम नैरो बैंड ऑब्जर्वेशन। इस चैप्टर में ऑथर 2 तरह के ऑब्जर्वेशन मेथड्स बताते हैं। ब्रॉडबैंड ऑब्जर्वेशन, यह ओवरऑल सिचुएशन को देखना है, पूरे रूम का एटमॉस्फेयर, कैसे लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, कौन कंफर्टेबल है कौन नहीं, कौन डोमिनेंट है कौन क्वाइट। यह एक बिग पिक्चर व्यू है। नैरो बैंड ऑब्जर्वेशन, यह किसी सिंगल व्यक्ति या सिंगल जेस्चर पर डीप फोकस करना है, आंखों के मूवमेंट, फिंगर्स मूवमेंट, ब्रीदिंग पैटर्न, माइक्रो रिएक्शंस, वॉइस फ्लक्चुएशंस। ऑथर बताते हैं, ग्रेट ऑब्जर्वर्स बोथ ब्रॉडबैंड एंड नैरो बैंड का बैलेंस रखते हैं। 3 स्तरों का अवलोकन। पैट्रिक किंग कहता है कि इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन 3 लेयर्स में होता है। 1. फिजिकल ऑब्जर्वेशन, ये सरफेस लेवल सिग्नल्स हैं, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर, आइज, हैंड्स, यह सबसे विजिबल लेयर है। 2. इमोशनल ऑब्जर्वेशन, किसी के अंदर की फीलिंग्स ऑब्जर्व करना, इरिटेटेड है, बोर्ड है, एक्साइटेड है, स्केर्ड है, नर्वस है। इमोशन हिडन होता है लेकिन स्मॉल रिएक्शन से दिख जाता है। 3. बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, यह सबसे डीप लेयर है, इसमें आप पैटर्न्स पकड़ते हो, वो व्यक्ति किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है, स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करता है, किस बात पर उसका टोन बदलता है, बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट कैसा है। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन से ही आप किसी की रियल पर्सनैलिटी समझते हो। 4. ऑब्जर्व बिफोर इंटरैक्शन रूल। ऑथर एक पावरफुल प्रिंसिपल बताता है, किसी से बात करने से पहले उसे ऑब्जर्व करो। क्यों? आप उसकी बेसलाइन पहचान लेते हो, आपको पता चल जाता है कि उसका मूड कैसा है, आपका कम्युनिकेशन मोर एक्यूरेट हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर कोई ऑलरेडी इरिटेटेड है तो उससे सीरियस बातचीत जरूरी नहीं है। 5. स्मॉल क्लूज बिग मीनिंग। इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि छोटी चीजें कितनी बड़ी इंसाइट्स देती हैं। कोई पैर जमीन पर बार बार मारता है, एंग्जाइटी, कोई बार बार फोन चेक करता है, डिस्कम्फर्ट, कोई पेन घुमाता है, नर्वस, कोई लिप बाइटिंग करता है, इनसिक्योरिटी, कोई ज्यादा पसीना, स्ट्रेस, कोई लगातार हंसता है, टेंशन हाइड करना। पैट्रिक किंग बताते हैं, छोटे क्लूज को इग्नोर करना मतलब आधी ट्रूथ खो देना। 6. द पावर ऑफ साइलेंस ऑब्जर्वेशन। ऑथर बताता है कि लोगों को बिना इंटरप्ट किए ऑब्जर्व करना बहुत पावरफुल है। साइलेंस में व्यक्ति अपने नेचुरल बिहेवियर में आ जाता है, माइक्रो एक्सप्रेशंस दिखने लगती हैं, नर्वस हैबिट्स दिखाई देते हैं, असली पर्सनालिटी सामने आती है, साइलेंस सच बाहर निकालता है। 7. मल्टी चैनल ऑब्जर्वेशन। इंसान कई चैनल से सिग्नल देता है, फेस, वॉइस, आइज, हैंड्स, पोस्ट्योर, ब्रीथिंग, फिजिकल डिस्टेंस, रिएक्शन टाइम। जब आप इन चैनलों को साथ में रीड करते हैं तो आप एक्यूरेट पिक्चर बना पाते हैं। 8. ऑब्जर्वेशन की 3 कॉमन मिस्टेक्स। पैट्रिक किंग 3 मिस्टेक्स बताते हैं। 1. ओवरथिंकिंग, गलत कंक्लूजन बनता है। 2. सिंगल सिग्नल पर भरोसा, एक जेस्चर कभी फाइनल नहीं है। 3. अपने इमोशंस को ऑब्जर्वेशन में शामिल करना, अगर आप एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड हो तो जजमेंट गलत होगा। 9वें ऑब्जर्वेशन सुपर पावर। चैप्टर 2 का फाइनल मैसेज है,
एक शार्प ऑब्जर्वर कभी लोगों द्वारा धोखा नहीं खाता। वह क्विकली जान लेता है कि कौन क्या छुपा रहा है। वह दूसरों की इमोशंस को इंस्टेंट पकड़ लेता है। वह सोशल सिचुएशंस में हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है। ऑब्जर्वेशन इंप्रूव करने से आप ऑटोमैटिकली लोगों को बेटर समझने लगते हो। चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज। चैप्टर 3 किताब का सबसे प्रैक्टिकली यूजफुल चैप्टर है। इसमें पैट्रिक किंग बताते हैं कि इंसान का शरीर उसके दिमाग से ज़्यादा सच बोलता है। बॉडी लैंग्वेज एक साइलेंट कम्युनिकेशन है जो असली इमोशंस और इंटेंशंस को रिवील करता है। 1. बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। पैट्रिक किंग का पहला गोल्डन पॉइंट। वर्ड्स को कंट्रोल किया जा सकता है, बॉडी लैंग्वेज को नहीं। क्यों? बॉडी रिएक्शन सबकॉन्शियस होते हैं। इमोशंस डायरेक्टली मसल्स को ट्रिगर करते हैं। इंसान समटाइम्स प्रिटेंड कर सकता है, लेकिन बॉडी माइक्रो जेस्चर्स छुपाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए किसी को पढ़ने में वर्ड से ज़्यादा भरोसा बॉडी लैंग्वेज पर होना चाहिए। 2. द बॉडी लैंग्वेज ट्रायंगल। ऑथर बताता है कि बॉडी लैंग्वेज को 3 मुख्य कैटेगरीज में ऑब्जर्व करो। 1. फेस, एक्सप्रेशंस आइज। 2. टॉर्सो, चेस्ट, शोल्डर्स, पॉस्चर। 3. लिम्स, हैंड्स, लेग्स, जेस्चर्स। इन तीनों से आप किसी व्यक्ति का पूरा मूड मैप बना सकते हैं। 3. फेशियल एक्सप्रेशंस, इमोशन का असली दरवाज़ा। फेस इंसान की रियल इमोशंस दिखाने का सबसे पावरफुल हिस्सा है। पैट्रिक किंग बताते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशंस 0.5 सेकंड। दुख, आंखों के कोने ढीले। गुस्सा, भौहें नीचे और सख्त। डर, आंखें बड़ी, होंठ खिंचे। खुशी, आंखों के पास असली रिंकल्स। घृणा, नाक सिकुड़ना। आश्चर्य, आईब्राउज ऊपर। माइक्रो एक्सप्रेशंस ब्रीफली आते हैं और छुपाए नहीं जा सकते। 4. आइज, द विंडो ऑफ ट्रूथ। आइज को ऑथर ट्रूथ डिटेक्टर कहते हैं। कॉमन सिग्नल्स, डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट, कॉन्फिडेंस। आई कॉन्टैक्ट से बचना, गिल्ट, शाइनेस, डिस्कम्फर्ट। रैपिड ब्लिंकिंग, स्ट्रेस, lying, dilated pupils, interest, side glances, distraction or suspicion. Eyes हमेशा emotional truth दिखाती हैं। 5. Posture, व्यक्ति की कॉन्फिडेंस का लेवल। Posture 70% इंफॉर्मेशन रिवील करता है। कॉन्फिडेंट posture, चेस्ट खुला हुआ, शोल्डर्स पीछे, सिर ऊंचा। रिलैक्स्ड स्टैंस। इनसिक्योर posture, झुककर चलना, गर्दन नीचे, बॉडी स्मॉल बनाना, आर्म्स शरीर से चिपकाना। पॉस्चर इंस्टेंटली बताता है कि व्यक्ति अपनी वैल्यू खुद कितनी मानता है। 6. हैंड्स और जेस्चर्स। हैंड्स सबसे एक्सप्रेसिव पार्ट हैं। कॉमन जेस्चर्स, ओपन पाम्स, ऑनेस्टी। फिजिटिंग, नर्वसनेस। फिंगर टैपिंग, इम्पेशेंस। टचिंग फेस, लाई और डिस्कम्फर्ट। क्रॉस्ड आर्म्स, डिफेंस। Closed mindset. Hands behind back, authority. Hands reveal hidden mental state. 7. Legs or feet, the truth you ignore. यह सबसे underestimated part है। पैट्रिक किंग कहते हैं, फीट कभी भी झूठ नहीं बोलते। Signals. फीट डोर की तरफ जाना चाहता है। फीट किसी की तरफ इंटरेस्ट। Leg shaking, anxiety. Crossed legs, tightly, insecurity. Wide stance, confidence. Legs real intention दिखाते हैं। 8. Distance और personal space. किसी के पास कितनी दूरी पर खड़ा है बहुत बताता है। बहुत नज़दीक, trust, comfort. दूर जाना, fear, insecurity. Sudden step back, boundaries. Too close approach, dominance. Distance relationship depth का indicator है। 9. क्लस्टर्स में बॉडी लैंग्वेज पढ़ो। ऑथर चेतावनी देता है, एक जेस्चर कभी भी फाइनल ट्रूथ नहीं है। एग्जाम्पल, क्रॉस्ड आर्म्स कोल्ड भी हो सकता है। आई कॉन्टैक्ट अवॉइड शाय भी हो सकता है। इसलिए कई जेस्चर्स को कंबाइन करके ही कंक्लूजन निकालो। 10वां कॉन्ग्रुएंस, डू वर्ड्स मैच बॉडी लैंग्वेज। यह चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्ग्रुएंस वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज एक जैसी कहानियां बता रही हों। एग्जाम्पल्स, मैं खुश हूं लेकिन चेहरे पर सैडनेस लाए। मैं रुचि रखता हूं
लेकिन फीट दूसरी तरफ लाए। मैं ट्रस्ट करता हूं, लेकिन आर्म्स क्रॉस्ड डिफेंस। इफ बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स अलग हैं, ट्रस्ट द बॉडी। 11. टेंशन जोन। बॉडी में स्ट्रेस आते ही कौन सा हिस्सा टेंस होता है, यह व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी बताता है। जॉ टाइट एंजर, शोल्डर टाइट वरी, हैंड्स ट्रेम्बलिंग फियर, नेक स्टिफ इनसिक्योरिटी। यहां ट्रूथ छिपा होता है। चैप्टर 3 का फाइनल मैसेज। बॉडी लैंग्वेज, रियल ट्रूथ। आइज, हैंड्स, पॉस्चर सबसे ऑनेस्ट इंडिकेटर्स हैं। वन साइन नॉट इनफ। कई सिग्नल्स का क्लस्टर एक्यूरेट रीडिंग। वर्ड्स पर नहीं, बॉडी सिग्नल्स पर भरोसा करो। इस चैप्टर का मकसद है किसी को बिना एक शब्द सुने भी पढ़ना सीखना। चैप्टर 4, अंडरस्टैंडिंग इमोशनल सिग्नेचर्स। चैप्टर 4 पूरे किताब का सबसे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल चैप्टर है। इसमें पैट्रिक किंग बताते हैं कि हर इंसान की एक इमोशनल सिग्नेचर होती है, यानी वो भावनाओं को कैसे महसूस करता है और कैसे दिखाता है, यह एक यूनिक पैटर्न होता है। इस सिग्नेचर को पहचान लेने से आप उसके फ्यूचर रिएक्शंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो कैसा इंसान है, उसकी स्ट्रेंथ्स और इनसिक्योरिटीज़ दोनों देख सकते हैं, यह भी जान सकते हैं कि वो कब सच बोल रहा है और कब नहीं। 1. इमोशनल सिग्नेचर्स क्या होती हैं? यह किसी व्यक्ति की हैबिचुअल इमोशनल पैटर्न्स होते हैं। कौन सी इमोशन सबसे ज़्यादा आती हैं? पर्सन उन्हें कैसे एक्सप्रेस करता है? कब पर्सन कमज़ोर, वल्नरेबल महसूस करता है? स्ट्रेस में उसका ऑटोमेटिक रिएक्शन क्या है? हर इंसान अपने इमोशंस को रिपीट करता है, यही उसकी सिग्नेचर बनती है। 2. इमोशन सोच से पहले शरीर में दिखाई देती हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं, इमोशन पहले बॉडी को बदलती है, फिर वर्ड्स आती हैं। इसलिए किसी की इमोशनल सिग्नेचर पहचानने का बेस्ट तरीका है उसके भावनात्मक रिएक्शंस ऑब्जर्व करना। एग्जाम्पल्स: गुस्सा जॉ टाइट फ्राउन, डर शोल्डर्स टेंस आइज वाइड, शर्म गेज नीचे, एक्साइटमेंट फास्ट स्पीच वाइड आइज, सैडनेस स्लो मूवमेंट ड्रूपिंग आइज। इमोशन बॉडी में सबसे पहले दिखती है। 3. Every person has a default emotion. हर इंसान की डिफ़ॉल्ट इमोशन होती है जिस पर वह बार बार लौटता है। एग्जाम्पल्स: कोई नेचुरली एंग्शियस, कोई नेचुरली एंग्री, कोई नेचुरली चीयरफुल, कोई नेचुरली फ्रस्ट्रेटेड, कोई नेचुरली काम। ये डिफ़ॉल्ट इमोशन उनकी पर्सनैलिटी शेप करती है। डिफ़ॉल्ट इमोशन पहचानने से आप इंस्टेंटली जानते हैं यह व्यक्ति किस चीज़ से परेशान होता है, किस चीज़ से एक्साइटेड होता है, स्ट्रेस आने पर कैसा बिहेव करेगा। 4. इमोशनल ट्रिगर्स, कहाँ व्यक्ति टूटता है। इस चैप्टर में एक डीप कॉन्सेप्ट है, इमोशनल ट्रिगर्स। ट्रिगर वह चीज़ जो इंसान की इमोशंस को इंस्टेंटली एक्टिवेट कर दे, जैसे डिसरिस्पेक्ट से गुस्सा, रिजेक्शन से सैडनेस, फेलियर से एंग्जाइटी, क्राउड से नर्वसनेस, क्रिटिसिज्म से डिफेंसिव। These triggers reveal उसकी असली इनसिक्योरिटी, उसकी डीपेस्ट फियर, उसकी सबसे बड़ी इमोशनल वीकनेस। पैट्रिक किंग कहते हैं, लोगों का ट्रू सेल्फ तभी दिखता है जब उनका इमोशनल ट्रिगर एक्टिवेट होता है। 5. इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल स्ट्रेंथ। यह चैप्टर बताता है कि स्ट्रॉन्ग लोग इमोशंस को समझते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और मैनेज करते हैं। वीक लोग इमोशंस को हाइड करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं या दूसरों पर प्रोजेक्टेड करते हैं। इस सिग्नेचर से आप समझते हैं कौन मैच्योर है, कौन इमैच्योर, कौन स्टेबल, कौन अनप्रिडिक्टेबल। 6. इमोशनल एक्सप्रेशन स्टाइल्स। पैट्रिक किंग लोगों को 3 इमोशनल टाइप्स में डिवाइड करते हैं। 1. ओवर एक्सप्रेसर्स, बहुत जल्दी सब कुछ दिखा देते हैं। हाई एनर्जी, जल्दी खुश, जल्दी गुस्सा, ड्रामेटिक रिएक्शंस। यह लोग पढ़ने में आसान होते हैं। 2. अंडर एक्सप्रेसर्स, बहुत कम दिखाते हैं। शाय, इंट्रोवर्टेड, कंट्रोल्ड, पोकर फेस्ड। इनके सटल क्यूज पढ़ने पड़ते हैं। इमोशनल लीकेज। ऑथर बताता है कि लोग इमोशंस छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्मॉल लीकेज हो ही जाती है। एग्जाम्पल्स:
lie बोलते वक्त throat dry, anger hiding, eyebrows twitch, fear hiding feet move, embarrassment hiding cheeks warm, leakages hidden truth revealing points. 8. Emotional vocabulary. Words से भावनाएं पढ़ना. लोग कैसे बोलते हैं, यही उनकी इमोशंस को रिवील करता है. Tone indicators. Harsh tone anger, soft voice guilt, shaky voice fear, loud voice dominance, trembling tones sadness, pace indicators, fast talking excitement or anxiety, slow talking thinking or sadness. Emotional patterns. Personality. इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज. अगर आप किसी की इमोशंस को समझ लेते हैं तो आप उसकी पर्सनालिटी समझ लेते हैं. Personality, repeated emotions, repeated reactions. 10. Chapter 4 का final lesson. हर इंसान की इमोशनल सिग्नेचर होती है. इसे पहचान कर आप उसके माइंड को बिना पूछे पढ़ सकते हैं. इमोशंस पहले बॉडी में दिखते हैं. Triggers reveal someone's deepest truth. Emotional patterns personality का blueprint. Emotional leakage कभी नहीं रुकती. इस चैप्टर का गोल है किसी की इमोशंस पढ़कर उसकी रियल पर्सनालिटी आइडेंटिटी समझना. Chapter 5. Identifying lies and deception. Chapter 5. किताब का सबसे शार्प और प्रैक्टिकल चैप्टर है. इसमें पैट्रिक किंग बताते हैं कि इंसान सच बोलते वक्त और झूठ बोलते वक्त बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करता है, और अगर आप सही साइंस पहचानना जानते हैं तो कोई भी आपको आसानी से ट्रिक नहीं कर सकता. 1. लाई डिटेक्शन का असली रूल. लुक फॉर इनकंसिस्टेंसी. सबसे पहला प्रिंसिपल. यदि वर्ड्स और बिहेवियर एक दूसरे से मैच नहीं करते तो वहां डिसेप्शन है. एग्जाम्पल. बंदा कहे मैं शांत हूं, लेकिन वॉइस शेकी हो. बोले मैंने ये नहीं किया, लेकिन आइज अवॉइड करें. बोले मैं इंटरेस्टेड हूं, लेकिन बॉडी दूर जाए. लाइदर हमेशा इनकॉन्सिस्टेंसी पैदा करता है. 2. झूठ बोलने में ब्रेन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. झूठ बोलना इजी नहीं होता. ब्रेन को कहानी बनानी होती है, डिटेल्स याद रखनी होती है, इमोशंस कंट्रोल करने होते हैं, रिएक्शंस मैनेज करनी होती हैं. इस एक्स्ट्रा लोड की वजह से बॉडी और वॉइस में कुछ सिग्नल्स ऑटोमेटिकली दिखाई देते हैं. 3. बेसलाइन जरूरी है. हर कोई एक जैसा लाई नहीं बोलता. पैट्रिक किंग कहते हैं लाई तभी पकड़ा जा सकता है जब आप पहले पर्सन का नॉर्मल बिहेवियर बेसलाइन जानते हैं. क्यों? कोई नेचुरली शाय हो सकता है, कोई नेचुरली कम बोलता है, कोई नेचुरली आई कांटेक्ट अवॉइड करता है. इसलिए पहले नॉर्मल बिहेवियर ऑब्जर्व करो, फिर उसके डिविएशंस पकड़ो. 4. कॉमन बॉडी लैंग्वेज साइन ऑफ लाइंग. ये सिग्नल अक्सर झूठ के साथ आते हैं. 1. टचिंग द फेस. नोज रब, लिप टच, चीक स्क्रैच, discomfort lying. 2. Sudden dryness, throat clearing, sipping water, stress. 3. Rigid, unnatural posture. झूठ बोलते वक्त बॉडी स्टिफ हो जाती है. 4. Too much eye contact or no eye contact. पूरी तरह अवॉइड करना गिल्ट. जरूरत से ज्यादा स्टेयर करना ओवर कॉम्पेंसेशन. 5. माइक्रो एक्सप्रेशंस. 1 सेकंड से कम एक्सप्रेशंस. फियर, गिल्ट, एंजाइटी. ये असली ट्रूथ रिवील करते हैं. 5. वर्बल क्लूज. झूठ बोलते वक्त वर्ड्स बदल जाते हैं. 1. अननेसेसरी डिटेल्स. झूठा व्यक्ति एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने लगता है. 2. रिहर्स्ड टोन. कहानी स्क्रिप्ट जैसी लगती है. 3. डिलेड आंसर्स. ब्रेन को थॉट कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. 4. अवॉइडिंग कंट्रैक्शंस. एग्जाम्पल. I did not do it. Lie. I didn't do it. Natural. 5. स्टोरी बदलना.
बार बार छोटी डिटेल्स बदलना बिगेस्ट क्लू है। 6. साइकोलॉजिकल साइंस ऑफ लाइंग। ऑथर बताते हैं कि लाई सिर्फ फिजिकल नहीं होता, साइकोलॉजिकल भी होता है। 1. डर पकड़े जाने का, आंखें डिफेंसिबल हो जाती हैं। 2. ओवर कॉम्पेंसेशन, बहुत ज़्यादा मुस्कुराना, बहुत पोलाइट होना। 3. क्रिएटिंग फिजिकल डिस्टेंस, एक कदम पीछे हटना। 4. इमोशनल मिसमैच, इमोशन और वर्ड्स अलग होते हैं। मैं खुश हूँ, आवाज़ में डर। मैं ठीक हूँ, आंखों में सैडनेस। मिसमैच डिसेप्शन। 7. कॉग्निटिव लोड प्रिंसिपल, लाई बोलने से ब्रेन पर लोड पड़ता है, इसलिए व्यक्ति धीमे बोलता है, वर्ड्स अच्छे से नहीं निकलते, पॉजेस ज़्यादा होते हैं, हाथों की मूवमेंट कम हो जाती है, वॉइस ट्रेम्बल करने लगती है। यह सब कॉग्निटिव ओवरलोड की वजह से होता है। 8. ट्रुथ बनाम लाई डिफरेंस। ऑथर एक क्लियर कंपैरिजन देता है। ट्रुथ नेचुरल, consistent, spontaneous, free flow, relaxed muscles. Lie force, inconsistent, rehearsed, controlled movements, stiff muscles. 9वीं कहानी ट्रूथ मेमोरी। ट्रूथ याद रखना आसान है, लाई याद रखना मुश्किल है। इसलिए लाई बोलते वक्त मेंटल स्ट्रगल दिखता है, डिटेल्स मैचिंग नहीं होती, टाइमलाइन वियर्ड बनती है, रिएक्शंस अननेचुरल होते हैं। 10. द ईजिएस्ट वे टू कैच अ लाई। पैट्रिक किंग का सबसे पावरफुल तरीका। झूठ बोलने वाले से कहानी उलटी डायरेक्शन में पूछो। एग्जाम्पल, वापस से बताओ क्या हुआ था। अगर वो सच है आराम से बता देगा, अगर झूठ है डिटेल्स कंफ्यूज हो जाएंगी। 11वीं चैप्टर 5 का फाइनल मैसेज। झूठ वर्ड्स में नहीं बिहेवियर्स में पकड़ा जाता है। एक साइन कभी फाइनल नहीं, क्लस्टर ऑब्जर्व करो। बेसलाइन सबसे जरूरी, साइकोलॉजिकल इमोशनल क्यूज भी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी ट्रूथ, इनकंसिस्टेंसी लाई इस चैप्टर का गोल है। चैप्टर 6, अपनी सोच को हल्का बनाइए, डिक्लटर योर माइंड, थिंक स्ट्रेट, डैरियस फोरो। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हमारी सोच तभी साफ और तेज बनती है जब दिमाग में कम बोझ हो। मानसिक अव्यवस्था, मेंटल क्लटर ही वजह है कि हम उलझन में रहते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते। 1. दिमाग भी कमरे की तरह होता है। जैसे कमरे में ज़्यादा सामान होने से चलना मुश्किल हो जाता है, ध्यान भटकता है, मन भारी लगता है, वैसे ही दिमाग जब गैर ज़रूरी बातों, चिंता, पिछले अनुभवों और फालतू विचारों से भर जाता है तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, फोकस टूटता है, लाइफ कंट्रोल से बाहर लगती है। लेखक कहते हैं, अपनी सोच को साफ करना शुरू कर दो, जिंदगी खुद आसान हो जाएगी। 2. असली समस्या ओवरथिंकिंग। हम ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि सबको खुश करना चाहते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, हर बात पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यह ओवरथिंकिंग ही हमारा दिमाग भारी बनाती है। सॉल्यूशन, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे दिमाग से निकाल दो। 3. अपने विचारों को फिल्टर करना सीखो। हर आने वाला विचार सच नहीं होता। लेखक कहते हैं कि रोज के 70 से 80% विचार फालतू होते हैं। एक सवाल हमेशा पूछो, क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है? अगर नहीं, तो उसे जाने दो, छोड़ दो। 4. अपने दिमाग को 3 हिस्सों में बांटो। लेखक एक आसान तरीका बताते हैं। 1. ज़रूरी बातें जो लाइफ सुधारती हैं, करियर, स्किल्स सीखना, हेल्थ, मनी मैनेजमेंट, फैमिली, इन पर ध्यान बढ़ाओ। 2. कम ज़रूरी बातें जो थोड़ी ज़रूरी हैं पर प्राइमरी नहीं, एंटरटेनमेंट, सोशल टॉक्स, स्मॉल टास्क्स, इनको सीमित करो। 3. बेकार बातें, दूसरों की राय, तुलना, गॉसिप, पास्ट की गलती, फ्यूचर की ज़्यादा चिंता, इनको दिमाग से बाहर निकाल दो। 5. दिमाग को हल्का करने के लिए 3 डेली हैबिट्स। 1. लिखो, राइट इट डाउन। आप जितना दिमाग में रखते हैं उतना दिमाग भारी होता है। राइटिंग मेंटल क्लीनअप,
2. सोशल मीडिया कम करो। सबसे बड़ा मानसिक कचरा वहीं बनता है। हर चीज को जानना जरूरी नहीं। 3. अपने दिन में नो कहना शुरू करो। नो स्पेस फॉर इंपॉर्टेंट वर्क। 6. दिमाग शांत रहेगा तो जीवन बेहतर चलेगा। जब मानसिक क्लटर हट जाता है तब डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है, खुशी बढ़ती है, फोकस शार्प हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। यही थिंक स्ट्रेट की मुख्य सीख है। दिमाग जितना हल्का, जिंदगी उतनी आसान। चैप्टर 7, अपने विचारों को कंट्रोल करो। कंट्रोल योर थॉट्स। थिंक स्ट्रेट, डैरियस फोरो। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि विचार हमारे जीवन का स्टीयरिंग व्हील होते हैं। अगर हम अपने विचारों को कंट्रोल कर लें तो अपनी लाइफ की दिशा भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक विचार आते हैं, पर रहना या जाना ये आपका निर्णय है। हमारे दिमाग में रोज हजारों विचार आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम हर विचार को पकड़ लेते हैं और उसे सच मान लेते हैं। लेखक कहते हैं, आप विचारों को रोक नहीं सकते, पर यह तय कर सकते हैं कि कौन सा विचार रुककर आपकी जिंदगी चलाए। 2. बुरे विचारों को अपनी पहचान मत बनाओ। बहुत लोग सोचते हैं, मैं नाकाम हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी लाइफ खराब है। ये सिर्फ थॉट्स हैं, ट्रूथ नहीं। आप जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं। इसलिए बुरे विचारों को खुद का हिस्सा मत बनाओ। 3 गाड़ते हैं। 1. नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स। आपका मूड गिरता है, मोटिवेशन खत्म होती है। 2. डर और चिंता वाले विचार। क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? गलती हो गई तो? ये विचार आपको रोकते हैं। 3. तुलना वाले विचार। हर बात पर दूसरों से कंपेयर करना, तनाव और जलन। 4. अच्छे विचार पैदा करो। ये अभ्यास से होता है। लेखक कहते हैं, दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। ए. ग्रैटिट्यूड सोचो। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। इससे दिमाग पॉजिटिव मोड में आ जाता है। बी. सही सवाल पूछो। गलत सवाल गलत सोच, सही सवाल सही सोच। जैसे, मेरे साथ ही बुरा क्यों? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? सी. माइंड का रिमोट अपने पास रखो। जब नेगेटिव थॉट आए, खुद से कहो, स्टॉप, ये विचार मेरी मदद नहीं कर रहा है, और तुरंत अपना फोकस बदलो। 5 विचार बदलेंगे तो लाइफ बदल जाएगी। आप हमेशा यह चुन सकते हैं, किस बात पर ध्यान देना है, किस बात को नज़रअंदाज करना है, किस विचार को बढ़ाना है, किस विचार को छोड़ देना है। यही असली शक्ति है। लाइफ थॉट्स का नतीजा। विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा। चैप्टर 7 की मूल सीख, कोर लेसन। आप अपने विचारों के मालिक बने। विचारों को अपनी जिंदगी का मालिक मत बनने दें। चैप्टर 8, माइंडसेट बदलो, लाइफ बदल जाएगी। थिंक स्ट्रेट, डैरियस फोरो। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हमारी सोच, माइंडसेट, हमारे पूरे जीवन को शेप करती है। अगर माइंडसेट सही है तो हर सिचुएशन में फायदा होगा। अगर माइंडसेट गलत है तो अच्छी सिचुएशन भी खराब लगती है। 1. फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, जड़ सोच, गलत तरीका। इस माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मैं बदल नहीं सकता, गलती मतलब मैं बेवकूफ़ हूं। ऐसे लोग इम्प्रूवमेंट को रोक देते हैं और हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच, सही तरीका। इस माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, मैं सीख सकता हूं, गलती इम्प्रूवमेंट का मौका है, मैं रोज़ बेहतर बन सकता हूं। ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं और खुश रहते हैं। 2. लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती, माइंडसेट ही डायरेक्शन देता है। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो सबके पास हैं, लेकिन फ़र्क माइंडसेट बनाता है। कोई प्रॉब्लम देखकर डरता है, कोई प्रॉब्लम देखकर सॉल्यूशन ढूंढता है। लेखक कहते हैं, लाइफ में दुख नहीं, माइंडसेट में गलतियां ही इंसान को रोकती हैं। 3. माइंडसेट दुनिया को कैसे दिखाता है। आप दुनिया को जैसे देखते हैं वैसे ही महसूस करते हैं। उदाहरण, एक ही सिचुएशन में 2 लोग हैं। पहला सोचेगा,
सब खराब है। दूसरा सोचेगा, यह तो अवसर है। एक सोच डर बनाती है, एक सोच सफलता। 4. माइंडसेट बदलने के 3 पावरफुल स्टेप्स। 1. लैंग्वेज बदलो। जो आप अपने आप से कहते हैं वही माइंडसेट बनता है। मैं नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। यह मुश्किल है, यह चैलेंजिंग है, पर संभव है। लैंग्वेज बदलो, माइंडसेट बदल जाएगा। 2. सही लोगों के बीच रहो। नेगेटिव लोगों के साथ रहने से आपका माइंडसेट भी नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से आपका मन भी उठेगा। आप उन्हीं जैसा बन जाते हैं जिनके साथ ज्यादातर समय बिताते हैं। 3. हर दिन थोड़ा सा इंप्रूव करो। ग्रोथ माइंडसेट का असली फॉर्मूला। डेली 1% बेटर, एक नया स्किल, एक नई हैबिट, एक छोटा इंप्रूवमेंट। छोटे स्टेप्स भी मिलकर बड़ा परिवर्तन बनाते हैं। 5. माइंडसेट आपके फ्यूचर को डिजाइन करता है। लेखक कहते हैं, आपका फ्यूचर आपकी सोच का डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर सोच सीमित है, लाइफ सीमित। अगर सोच बढ़ती है, लाइफ बढ़ती है। माइंडसेट ही आपकी सक्सेस या फेलियर तय करता है। चैप्टर 8 की कोर लर्निंग। आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। माइंडसेट बदलो, परिणाम बदल जाएंगे, जीवन बदल जाएगा। चैप्टर 9, अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करो। थिंक स्ट्रेट, दैट इज फॉर यू। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज अटेंशन है। जो आपकी अटेंशन को कंट्रोल करता है वह आपकी लाइफ को भी कंट्रोल करता है। सोशल मीडिया, न्यूज़, लोग, नोटिफिकेशन सब आपकी अटेंशन लेते रहते हैं। अगर आप अपनी अटेंशन को बचा लें तो आप अपनी जिंदगी को मास्टर कर सकते हैं। 1. अटेंशन लाइफ की क्वालिटी। आप दिन में जो चीज़ों पर ध्यान देते हैं वही आपकी फीलिंग्स, डिसीजंस और सक्सेस तय करती हैं। नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान टेंशन, पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान प्रोग्रेस, गोल्स पर ध्यान ग्रोथ, डिस्ट्रैक्शंस पर ध्यान वेस्ट। इसलिए अटेंशन लाइफ क्वालिटी। 2 लोग आपकी अटेंशन चुराते हैं। आपके फ़ोन में जितने ऐप्स, मैसेजेस और नोटिफिकेशंस होते हैं सबका एक ही उद्देश्य है, आपका ध्यान अपने यूज़ में लेना। हर बार आपका माइंड ट्रैक से हटता है और प्रोडक्टिविटी गिरती है। लेखक कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन एक मॉडर्न डिजीज है। 3. डिस्ट्रैक्शन क्यों नुकसान करती है? काम अधूरा रह जाता है। एक बार ध्यान हटे, वापस फोकस आने में 20 से 30 मिनट लगते हैं। दिमाग थक जाता है। मल्टीटास्किंग, ब्रेन ओवरलोड। हम शैलो सोचने लगते हैं। डीप थिंकिंग के लिए अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए। क्रिएटिविटी खत्म होती है। हर 5 मिनट फ़ोन देखने से क्रिएटिव आइडियाज़ टूट जाते हैं। 4. अपनी अटेंशन को बचाने के 4 पावरफुल तरीके। 1. फ़ोन को अपने कंट्रोल में रखो। फ़ोन नहीं, आप डिसाइड करो कि कब यूज़ करना है। रात में मैसेजेस नहीं, सुबह फ़ोन नहीं, नोटिफिकेशंस ऑन ऑफ। सोशल मीडिया की लिमिट। फ़ोन टूल, आपका मास्टर नहीं। 2. एक समय पर एक काम, सिंगल टास्क क्वालिटी वर्क। मल्टीटास्किंग गलती, तनाव, कम आउटपुट। लेखक कहते हैं, एटीटेंशन बढ़ती है तो एनर्जी भी बढ़ती है। 3. बोरिंग चीज़ों को हटाओ। हम अक्सर डिस्ट्रैक्शन की तरफ इसलिए भागते हैं क्योंकि हमारे पास एक्साइटिंग, मीनिंगफुल काम नहीं होता। बिजी रहने से बेहतर है पर्पसफुल रहना। 4. एटीट्यूड रिएटल्स बनाओ। हर दिन कुछ समय ऐसा तय करो जब आप डीप वर्क करें। 1 से 2 घंटे बिना मोबाइल, सिर्फ एक गोयल पर काम, बीच में कोई व्यक्ति या स्क्रीन नहीं। इससे माइंड का फोकस शार्प होता है। 5. ध्यान बचाओ, टाइम बचाओ, लाइफ बचाओ। अगर आप अपने ध्यान को मैनेज कर लेते हैं, माइंड क्लियर होगा, स्ट्रेस कम, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, डिसीजंस बेहतर, हैप्पीनेस बढ़ेगी। लाइफ में क्लैरिटी का सीधा रास्ता है अपनी अटेंशन को सही जगह लगाना। चैप्टर 9 की कोर लर्निंग। जहां अटेंशन जाएगी वहीं एनर्जी और लाइफ जाएगी। अपनी अटेंशन को वैल्यू दो, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 10,
अपनी आदतों को सरल बनाओ। सिंप्लीफाई योर हैबिट्स। थिंक स्ट्रेट, डैरियस फोरो। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हमारी आदतें ही हमारी थिंकिंग को शेप करती हैं। अगर आदतें कॉम्प्लिकेटेड हों, दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाता है। अगर आदतें सिंपल हों, दिमाग क्लियर और पॉजिटिव रहता है। 1. कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, कॉम्प्लिकेटेड माइंड। अगर आपकी दिनचर्या बहुत उलझी हुई है, कई लक्ष्य, कई आदतें, कई टू डू लिस्ट, बहुत सारे काम, हर दिन नई प्लानिंग, हर चीज़ में परफेक्शन, तो माइंड ओवरलोड हो जाता है और क्लियर सोचना मुश्किल हो जाता है। ऑथर कहते हैं, सिंपल हैबिट्स, क्लियर माइंड, बेटर थिंकिंग। 2. सिंपल हैबिट्स क्यों ज़रूरी हैं? दिमाग पर बोझ कम होता है, कम डिसीजन, कम स्ट्रेस, ज़्यादा क्लैरिटी। गुड थिंकिंग आसान बनती है, सिंपल रूटीन, दिमाग फ्री रहता है। कंसिस्टेंसी आती है, सिंपल चीज़ें रोज़ करना आसान होता है। जिंदगी में ऑर्डर आता है, केओस कम होता है, फोकस बढ़ता है। 3. कौन सी आदतें आपकी सोच को खराब करती हैं? हर समय फ़ोन चेक करना, देर रात सोना, बिना रीज़न स्क्रॉलिंग, रैंडम काम शुरू करना, ज़्यादा चीज़ें एक साथ करना, बिना प्लानिंग के दिन बिताना, ये सारी हैबिट्स माइंड को स्कैटर करती हैं। 4. सिंपल हैबिट्स बनाने के पावरफुल तरीके। 1. छोटी आदतें शुरू करो, स्मॉल इज पावरफुल। हैबिट को इतना छोटा बनाओ कि मना करना मुश्किल हो। जैसे 5 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट राइटिंग, 10 मिनट वॉक, 5 मिनट मेडिटेशन। ये छोटे छोटे स्टेप्स माइंड को स्टेबल करते हैं। 2. एक आदत, एक समय। एक साथ 5 आदतें शुरू करना फेल होना। एक आदत पर फोकस करना सक्सेस। ऑथर कहते हैं, सक्सेस कम्स फ्रॉम फोकस, नॉट फ्रॉम मोर। 3. मॉर्निंग और नाइट को सिंपल बनाओ। सुबह और रात की सिंपल आदतें लाइफ को स्मूथ बनाती हैं। मॉर्निंग, पानी, शांति, काम की प्राथमिकता तय करना। नाइट, फ़ोन दूर, अगले दिन की तैयारी, माइंड को काम करना। ये दोनों समय आपकी सोच को रीसेट करते हैं। 4. हैबिट को ऑटोमेट करो। कुछ आदतें बिना सोचे करें, जैसे ब्रशिंग, सुबह वॉक, पढ़ना, प्लानिंग। जब हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती, क्लियर रहता है। 5. सिंपल हैबिट्स, सिंपल थिंकिंग। जब आपकी डेली रूटीन लाइट और ऑर्गेनाइज्ड होती है, तो माइंड नेचुरली साफ सोचता है, कम स्ट्रेस लेता है, ज़्यादा फोकस करता है, फास्ट डिसीजंस लेता है, क्रिएटिव आइडियाज़ लाता है। असली क्लैरिटी सिंपल आदतों से आती है। चैप्टर 10 की कोर लर्निंग। जीवन को आसान करो, आदतें सिंपल बनाओ, क्लियर माइंड अपने आप मिल जाएगा। चैप्टर 11, अपने दिमाग को साफ करो, क्लियर योर माइंड, थिंक स्ट्रेट, डैरियस फोरो। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि साफ दिमाग, साफ जिंदगी। अगर दिमाग में बहुत सारे विचार, चिंताएं, बोझ, डर या पेंडिंग काम भरे हों, तो साफ सोचना असंभव है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे अपने दिमाग की गंदगी को हटाकर क्लैरिटी पाएं। एक दिमाग कूड़ादान नहीं है, स्पेस चाहिए। जैसे एक कमरे में बहुत सामान भर जाता है तो हम घुटन महसूस करते हैं, वैसे ही दिमाग में बहुत ज़्यादा मेंटल लोड कन्फ्यूजन, टेंशन और नेगेटिव सोच देता है। हम रोज़ इतनी चीज़ें दिमाग में भर लेते हैं, वरीज, प्लान्स, टू डू लिस्ट, फाइट्स, सोशल मीडिया की बातें, दूसरों की ओपिनियंस, फ्यूचर के डर, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि दिमाग साफ सोचे। लेखक कहते हैं यह असंभव है। 2 दिमाग साफ करने का सबसे अच्छा तरीका, अनलोड। अपने दिमाग की सारी बातें बाहर निकालो। राइटिंग, टॉकिंग, प्लानिंग, कोई भी तरीका ठीक है। जब आप हर बात दिमाग में रखते हैं तो माइंड हमेशा भारी लगता है। डैरियस कहते हैं, राइट टू क्लियर योर माइंड। 3. राइटिंग से माइंड कैसे हल्का होता है? जब आप थिंग्स लिखते हो, दिमाग अनलोड होता है, क्लैरिटी आती है, नेगेटिव थॉट्स कम होते हैं, सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं, इमोशंस बैलेंस होते हैं। राइटिंग माइंड का सफाई अभियान।
4. माइंड क्लियर करने के 4 आसान तरीके। 1. डेली ब्रेन डंप 5 मिनट। एक पेपर लो और लिखो। क्या सोच रहे हो? क्या टेंशन है? क्या करना है? कौन परेशान कर रहा है? कुछ भी। बस माइंड खाली करो। 2. वीकली डिक्लेटर। सप्ताह में एक दिन इन चीज़ों का सफाया करो। अनचाहे ऐप्स, बेकार मैसेजेस, फ़ोन की फाइल्स, सोशल मीडिया की गार्बेज, अननेसेसरी कमिटमेंट्स, कम चीज़ें, हल्का माइंड। 3. जल्दी निर्णय लो। हर बात पेंडिंग छोड़ने से माइंड भर जाता है। अगर छोटा डिसीजन है, डू इट नाउ। यदि बड़ा डिसीजन है, एक बार में डिसाइड करो। पेंडिंग क्लटर, डिसीजन क्लैरिटी। 4. फिजिकल स्पेस साफ करो। कमरा, टेबल, कपड़े, बैग, इनका साफ रहना माइंड को भी क्लियर करता है। क्लीन स्पेस, क्लीन थिंकिंग। 5. माइंड क्लियर होते ही लाइफ आसान हो जाती है। जब माइंड में क्लटर नहीं होता, आप तेज सोचते हैं। आपको पता होता है क्या करना है। एनर्जी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है, मोटिवेशन खुद आती है, फोकस शार्प होता है। लाइफ में क्लैरिटी का असली रास्ता है एक साफ दिमाग। चैप्टर 11 की कोर लर्निंग। दिमाग को साफ करो, वह अपनी पूरी शक्ति दिखाएगा। क्लटर हटाओ, क्लैरिटी पाओ। चैप्टर 12, अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा में ले जाओ। गाइड योर थिंकिंग। थिंक स्ट्रेट, डैरियस फरू। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि दिमाग खुद से पॉजिटिव नहीं बनता, उसे गाइड करना पड़ता है। अगर हम अपने विचारों को दिशा नहीं देते तो माइंड ऑटोमैटिकली डर पर ध्यान देता है, प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है, वर्स्ट केस सोचने लगता है, खुद को ही स्ट्रेस देता है। इसलिए हमें अपने दिमाग को सही दिशा दिखानी होती है। 1. माइंड को कंट्रोल नहीं, गाइड करो। लेखक कहते हैं, आप मन को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उसे जेंटली गाइड कर सकते हैं। माइंड को ज़बरदस्ती पॉजिटिव बनाने की कोशिश उल्टा असर, लेकिन माइंड को एक जेंटल दिशा देने से सोच खुद इंप्रूव होती है। 2. सवाल तय करते हैं कि आप कैसे सोचेंगे। माइंड हमेशा सवालों के आधार पर जवाब बनाता है। अगर सवाल नेगेटिव हैं, क्यों बुरा हो रहा है? अगर मैं फेल हो गया तो? क्यों लाइफ इतनी कठिन है? तो आंसर्स भी नेगेटिव आएंगे। इसलिए सवाल बदलो, सोच बदलो। 3. पावरफुल क्वेश्चंस जो माइंड को सही दिशा देते हैं। मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी बन जाती है। आज मैं क्या एक छोटा अच्छा काम कर सकता हूँ? फोकस पॉजिटिविटी और प्रोग्रेस पर जाता है। मैं अभी क्या कंट्रोल कर सकता हूँ? दिमाग में पीस आता है। क्या यह मेरे लिए सच में महत्वपूर्ण है? अननेसेसरी स्ट्रेस खत्म होता है। 4. आपकी सोच वही बनती है जिस पर आप ध्यान देते हैं। माइंड हमेशा उस चीज़ को बढ़ाता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। आप डर पर ध्यान दो, डर बढ़ेगा। आप ग्रैटिट्यूड पर ध्यान दो, खुशियाँ बढ़ेंगी। आप गोल्स पर ध्यान दो, प्रोग्रेस बढ़ेगी। आप प्रॉब्लम्स पर ध्यान दो, तनाव बढ़ेगा। माइंड गार्डन, आप ध्यान पानी, जिसे पानी मिलेगा वही बढ़ेगा। 5. माइंड को गाइड करने के 4 डेली अभ्यास। 1. मॉर्निंग थॉट रिचुअल, सुबह का सोच अभ्यास। सुबह की 5 मिनट पॉजिटिव सोच आपकी पूरी दिनचर्या बदल देते हैं। लिखें, आज मैं किन बातों के लिए ग्रेटफुल हूँ। आज मैं एक कौन सा महत्वपूर्ण काम करूँगा। 2. इवनिंग रिफ्लेक्शन, शाम का समीक्षा रूटीन। रात को 5 मिनट लिखें, आज क्या अच्छा हुआ, मैंने क्या सीखा, क्या छोड़ना है। रिफ्लेक्शन से माइंड रीसेट होता है। 3. एफर्मेशंस नहीं, कॉन्शियस थिंकिंग। एफर्मेशंस जैसे आई एम स्ट्रांग कई बार फेक लगते हैं। बेटर है, मैं स्ट्रांग बनने की दिशा में, ये सच भी है और मोटिवेटिंग भी। 4. सोशल मीडिया डाइट, नेगेटिव पोस्ट और कंपैरिजन दिमाग को गलत दिशा देते हैं। लिमिट कर दो, माइंड ऑटोमैटिक शांत हो जाएगा। 6. माइंड को गाइड करो, लाइफ अपनी जगह सेटल हो जाएगी। जब आपकी सोच में डायरेक्शन और क्लैरिटी होती है तो स्ट्रेस कम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है,
फियर कम, डिसीजंस बेहतर, माइंड शांत, प्रोडक्टिविटी बेहतर। यही थिंक स्ट्रेट की असली शक्ति है। चैप्टर 12 की कोर लर्निंग। माइंड को सही क्वेश्चंस और सही फोकस दो, वह अपने आप सही डायरेक्शन में सोचने लगेगा। चैप्टर 13 निर्णय लेना आसान बनाओ, मेक डिसीजंस ईजियर। थिंक स्ट्रेट, डैरियस फोरो। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि अच्छी जिंदगी अच्छे डिसीजंस का नतीजा होती है, लेकिन ज्यादातर लोग डिसीजन लेने में बहुत समय बर्बाद कर देते हैं। क्या सही है? क्या गलत है? क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? डिसीजन में डिले, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, टाइम वेस्ट। इसलिए लेखक बताते हैं कि डिसीजन लेना कैसे सिंपल बनाया जाए। 1. डिसीजन लेना मुश्किल नहीं, ओवरथिंकिंग मुश्किल है। डिसीजन लेने से ज्यादा डराते हैं। गलत होने का डर, परफेक्ट डिसीजन का दबाव, भविष्य का डर, लोगों की राय, ऑप्शंस की भीड़, ये सब डिसीजन को भारी और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ऑथर कहते हैं, हार्ड डिसीजंस डोंट एग्जिस्ट, हार्ड थिंकिंग एग्जिस्ट्स। 2. जल्दी डिसीजंस लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि देर से लिए गए डिसीजंस एनर्जी खत्म करते हैं, फोकस नष्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, अवसर, अपॉर्चुनिटीज भी छिन जाते हैं। जब माइंड में पेंडिंग डिसीजंस जमा होते जाते हैं, दिमाग भारी हो जाता है। 3. डिसीजन लेने के 3 रूल्स। रूल 1, स्मॉल डिसीजंस जल्दी लो। 30 सेकंड रूल। छोटी चीजों में सोचने का टाइम वेस्ट मत करो। क्या पहनना है? क्या खाना है? कौन सा काम पहले करना है? किसे कॉल करना है? कौन सी मैसेज रिप्लाई करनी है? 30 सेकंड के अंदर फैसला करो। कम डिसीजंस, ज्यादा मेंटल क्लैरिटी। रूल 2, बड़े डिसीजंस, सिंपल क्वेश्चंस पूछो। लेखक कहते हैं कि बिग डिसीजंस के लिए बस 3 सवाल काफी हैं। क्या यह लॉन्ग टर्म में मेरे लिए अच्छा है? अगर हाँ करो, अगर नहीं मत करो। क्या यह मेरे वैल्यूज से मेल खाता है? अगर हाँ करो, अगर नहीं छोड़ दो। क्या यह मुझे ग्रो कराएगा या गिराएगा? अगर ग्रो चुनो, अगर गिराएगा दूर रहो। बस इतने सवाल काफी हैं। रूल 3, डिसीजन के बाद पीछे मत देखो। डिसीजन लेने के बाद पछतावा नहीं, एक्शन और इम्प्रूवमेंट पर फोकस करो। लेखक कहते हैं, एक इम्परफेक्ट डिसीजन नो डिसीजन से हमेशा बेहतर है। 4. डिसीजन फटीग क्या है? दिन भर में बहुत डिसीजंस लेने से दिमाग थक जाता है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। रिजल्ट, गलत चॉइसेस, गुस्सा, थकान, कंफ्यूजन। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ सिंप्लीफाई करते हैं। कम डिसीजंस, आसान लाइफ। 5. कैसे डिसीजन फटीग खत्म करें? दिन की शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लो। सुबह माइंड फ्रेश होता है। मॉर्निंग बेस्ट टाइम फॉर बिग डिसीजंस। कम चॉइसेस रखो, कम ऑप्शंस, आसान डिसीजन। रूटीन को सरल बनाओ। रूटीन सिंपल, माइंड फ्री। 6. डिसीजन लेना, लाइफ चलाना। हर डिसीजन आपकी जिंदगी की दिशा बदलता है। क्या सीखना है? किससे बात करनी है? क्या छोड़ना है? कहाँ टाइम लगाना है? किस गोल पर फोकस करना है? गुड डिसीजंस, गुड लाइफ। चैप्टर 13 की कोर लर्निंग। डिसीजन लेने से मत डरो। स्मॉल डिसीजंस जल्दी लो, बिग डिसीजंस वैल्यूज और लॉन्ग टर्म सोच से लो। एक इम्परफेक्ट डिसीजन भी आगे बढ़ाता है। चैप्टर 14, अपने विचारों में अनुशासन लाओ, डिसिप्लिन योर थॉट्स। थिंक स्ट्रेट, डैरियस फोरो। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि क्लियर और स्ट्रॉन्ग थिंकिंग तभी संभव है जब आपके विचार अनुशासित हों। अगर सोच बिखरी हुई है, अनकंट्रोल्ड है, हर जगह भटकती रहती है, तो माइंड कभी भी पावरफुल नहीं बन सकता। विचारों का डिसिप्लिन, जिंदगी का डिसिप्लिन। 1. मन को भटकाना आसान है, नियंत्रित करना कला है। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, दूसरे लोगों की बात, फोन, चिंता, कंपैरिजन। माइंड हर 5 सेकंड में भटक जाता है। जब माइंड अनकंट्रोल्ड होता है, फोकस टूटता है, मोटिवेशन गिरती है, ओवरथिंकिंग बढ़ती है,
इसलिए ऑथर कहते हैं स्ट्रॉन्ग माइंड, डिसिप्लिन्ड माइंड। 2. थॉट डिसिप्लिन क्या है? थॉट डिसिप्लिन का मतलब है कौन सा विचार माइंड में रखना है, कौन सा छोड़ देना है, किस पर ध्यान देना है, किसे इग्नोर करना है। माइंड का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में हो। 3. माइंड को डिसिप्लिन क्यों चाहिए? क्लियर डिसीजंस। अनुशासित माइंड तेजी से सही फैसला लेता है। कम स्ट्रेस, विचार कम, तनाव कम। बेहतर फोकस, आप वही करते हैं जो जरूरी है, बाकी चीजें इग्नोर हो जाती हैं। ज्यादा प्रोडक्टिविटी, माइंड स्कैटर नहीं होता, एनर्जी सेव होती है। 4. थॉट डिसिप्लिन के 5 पावरफुल तरीके। 1. हर विचार पर विश्वास मत करो। मन में आने वाला हर थॉट सच नहीं होता। बहुत थॉट्स सिर्फ इमोशन या हैबिट के कारण आते हैं। जब नेगेटिव विचार आए, क्या यह सच है? पूछकर उसे रोक दो। 2. अपने माइंड को वर्क दो। माइंड खाली होगा तो उल्टी सीधी बातें सोचेगा। माइंड को मीनिंगफुल काम दो। सीखना, पढ़ना, राइटिंग, एक्सरसाइज, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिस माइंड के पास पर्पस होता है वह भटकता नहीं। 3. नो इन्फॉर्मेशन पीरियड्स बनाओ। दिन में 1 से 2 घंटे ऐसा समय तय करो। फोन नहीं, सोशल मीडिया नहीं, टीवी नहीं। माइंड जितना शांत होगा उतना डिसिप्लिन्ड रहेगा। 4. अपनी ट्रिगर्स पहचानो। कौन सी चीजें आपको इरिटेट, डिस्ट्रैक्ट या नेगेटिव करती हैं? कोई व्यक्ति, कोई ऐप, कोई मेमोरी, कोई वातावरण। इन ट्रिगर्स को पहचानकर उनसे बचो। 5. माइंडफुल थिंकिंग। माइंडफुल थिंकिंग मतलब आप जानते हो कि आप क्या सोच रहे हो। जब आप अवेयर हो जाते हो तो माइंड पर आपका कंट्रोल बढ़ जाता है। 5. डिसिप्लिन फ्रीडम। ये बहुत पावरफुल लाइन है। एन अनडिसिप्लिन्ड माइंड इज अ प्रिजनर, अ डिसिप्लिन्ड माइंड इज फ्री। अनुशासन से माइंड काम, शार्प और पावरफुल बनता है। आप इमोशंस, फियर्स, डिस्ट्रैक्शंस और वरीज के गुलाम नहीं बनते। चैप्टर 14 की कोर लर्निंग। विचारों को डिसिप्लिन करो, नहीं तो विचार आपको कंट्रोल करेंगे। डिसिप्लिन माइंड, स्ट्रॉन्ग माइंड, सक्सेसफुल लाइफ। चैप्टर 15 लोगों के झूठ को पहचानना, डिटेक्टिंग डिसेप्शन। इस अध्याय में पैट्रिक किंग बताते हैं कि इंसान जब झूठ बोलता है तो उसका दिमाग, चेहरे के भाव, आवाज़ और बॉडी लैंग्वेज में कुछ छोटे छोटे बदलाव दिखाई देने लगते हैं। इन्हें पहचानना किसी की असली नीयत समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक झूठ बोलते समय दिमाग पर प्रेशर बढ़ जाता है। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसका दिमाग एक साथ 3 काम करता है: कहानी बनाना, सच को दबाना, अपने भाव छुपाना। इसी वजह से वह कंफ्यूज, ओवर एक्सप्लेन या अटकने लगता है। 2 माइक्रो एक्सप्रेशन असली सच बताते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशन वे चेहरे के भाव हैं जो 0.25 सेकंड से भी कम समय के लिए दिखते हैं। झूठ बोलते व्यक्ति में आपको दिखाई दे सकता है अचानक आंखों का सिकुड़ना, होंठ दब जाना, जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेना, गुस्सा, डर, गिल्ट की 0.1 सेकंड वाली झलक। ये संकेत दिखाते हैं कि इंसान कुछ छुपा रहा है। 3 आंखों का मूवमेंट और ब्लिंकिंग पैटर्न। झूठ बोलते समय इंसान ज्यादा पलकें झपकाता है या आंखें अचानक बड़ी कर लेता है। आंखें अलग दिशा में तेजी से घूमती हैं, ब्रेन सर्चिंग मोड। पर ध्यान रहे, इसका मतलब 100% झूठ नहीं है, सिर्फ एक संकेत है। 4 आवाज में बदलाव। झूठ बोलते समय आवाज में ये बदलाव आते हैं। पिच थोड़ा ऊपर चली जाती है, टोन में हल्की कंपी, सांसों की रफ्तार बदल जाती है, बोलते बोलते रुकना या जम जाना। झूठ बोलने पर इंसान दिमागी तनाव में होता है, जो आवाज में साफ झलकता है। 5 बॉडी लैंग्वेज असहज हो जाती है। झूठ बोलने वाले लोग अपने हाथ छुपा लेते हैं, चेहरा बार बार छूते हैं, पैरों को दूर की ओर घुमा लेते हैं, एक जगह आराम से खड़े नहीं रह पाते। बॉडी खुली और रिलैक्स नहीं दिखती, बल्कि टेंशन में दिखाई देती है।
6 झूठा इंसान जरूरत से ज्यादा बोलता है। झूठ छुपाने के लिए कई लोग लगातार बहुत लंबा समझाते हैं, न पूछे गए सवाल के भी जवाब दे देते हैं। अपने झूठ को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा डिटेल देते हैं। सच मानो, सच कह रहा हूं, ट्रस्ट मी जैसे शब्द दोहराते हैं। ये सब इनसिक्योरिटी के संकेत हैं। 7 कहानी में छोटे छोटे गड़बड़ बातें। झूठी कहानी में अक्सर ये समस्याएं होती हैं। हर बार सुनाने पर थोड़ा बदला हुआ वर्जन, टाइमलाइन गड़बड़, अननेसेसरी डिटेल, बात घुमाकर कहना, विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शंस। अगर बात में स्मूथ फ्लो नहीं है, शायद वो झूठ है। 8 सबसे बड़ा संकेत। इमोशनल और वर्बल मिसमैच। अगर इंसान कहता है, मुझे दुख है लेकिन चेहरा खुश हो, मुझे गुस्सा नहीं है लेकिन मुट्ठी बंधी हो, मैं ठीक हूं लेकिन आवाज टूट रही हो, तो यह इमोशनल मिसमैच झूठ का स्पष्ट संकेत है। इस अध्याय की मुख्य सीख, एक झूठ को पकड़ने के लिए एक सिग्नल नहीं, बल्कि कई संकेतों को एक साथ देखना चाहिए। टोन, चेहरे के भाव, शरीर की मूवमेंट, कहानी की भाषा, प्रतिक्रिया का समय। सिग्नल जितने ज्यादा होंगे, झूठ की संभावना उतनी ही ज्यादा।